Okay, so let's get started with the webinar itself क्योंकि we know that it's a working day. People would want to get into the webinar itself. तो हम लोग start करेंगे. Of course, if you don't have the idea कि हम लोग कौन है, तो this is Kishan, this is Hardik. बहुत लोग confused होते हैं कौन क्या है. And we are from Hardy and Kishan. We run a SEBI-issued firm, Growth Squad, presented by Growth Squad. This whole course and sessions are sponsored by Growth Squad. Okay. So लेट्स गेट स्टार्टेड. एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग. ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग पहले क्या होता है? ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग मतलब कि तुमने टीवी न्यूज चैनल कहीं से तुमने कोई स्टॉक सुना, कोई इवेंट सुना कि अरे गवर्नमेंट सोलर पे फोकस कर रहा है, एंड यू स्टार्ट देन इन्वेस्टिंग इन सोलर स्टॉक्स विदाउट नोइंग द बिजनेस बिहाइंड इट. तो वो जो स्टॉक होता है उसके जो पीछे बिजनेस होता है उसके रिस्क फैक्टर्स समझने होते हैं, उसके कितने अच्छे एबिलिटीज है आगे जाके कोई भी अच्छे अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाना या नहीं कर पाना, वो समझना होता है. दैट इज extraordinary investing. You can say escape. So we have to escape that ordinary investing जहाँ पे तुम सिर्फ स्टॉक का नाम सुन के उसको लेने भागो. And I think it's time to start the escape ordinary investing. Okay. Yes. Okay. आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले? It's since it's the first lecture of this webinar, we want to keep it light. We don't want to introduce too many concepts that are very complicated. We will do it first with the basics, जहाँ पे हम लोग पहले basics और fundamentals cover करेंगे, ताकि going forward जितने भी लोग ने अभी ये lecture बैठा रहेगा, तो लोग आगे को उनको जैसे basics clear होगा तो फिर advance भी बहुत अच्छे से समझेगा. ओके, सो आई होप पीपल वुड बी थ्रिल्ड टू नो अबाउट द बेसिक्स. और अगर तुम्हें बेसिक्स पहले से ही पता है, देन ऑल्सो तुम्हारे जो भी जो बोलते हैं ना, जो नॉलेज है रीडिफाइन हो जाएगा. एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगा. तो डू अटेंड दिस. ओके, Sure. बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस रहेगा. एंड आइडेंटिफाई डेट ट्रैप, मतलब बहुत सारी कंपनीज का डेट कैसे एनालाइज करना होता है, कहाँ एनालाइज करना होता है, ये सब समझेंगे. और लेट द कैश फ्लो, मतलब कि कैश फ्लो एनालिसिस, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, द फर्स्ट पार्ट. ओके, आई डोंट वांट टू गो टू फास्ट और नीदर टू स्लो. तो हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. आई होप यहाँ पे बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो सकता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वी विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ओके, सो सेल्स ग्रोथ क्या होता है? कोई भी बिजनेस में सेल्स के बिना बिजनेस ही नहीं है. ठीक है, तुम अकाउंटेंट और सबको हायर करके रखो, लेकिन अगर सेल्स नहीं है तो सब पीछे गले पे आराम से बैठने वाले. तो कोई भी बिजनेस में इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सेल्स. Okay, without sales, there is no business. Okay, so first of all, कोई भी आप स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज देखना है कि सेल्स ग्रोथ है या नहीं. लेकिन सेल्स ग्रोथ में भी काफी सारी चीजें अंदर देखनी होती है. वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू कवर क्या रहे, सेल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ. ठीक है, फर्स्ट सेल्स ग्रोथ. इसके जो चार पहलू है फाइनेंशियल एनालिसिस के: फर्स्ट सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट टू इक्विटी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अभी नीचे के दो थोड़े लोगों को नहीं समझ रहा होगा, तो दैट्स डेट टू इक्विटी से समझ में आता है कि कंपनी एक्चुअली में इतना डेट लेके बैठी है जितना वो भर सकती है, या फिर उससे ज्यादा डेट लेके बैठी है. ठीक है, डेट मतलब कि कर्ज. ओके, दैट विल अंडरस्टैंड कैसे एनालाइज करना है, कहाँ से देखना होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है. ओके, interest coverage ratio, that's again followed up ratio with debt to equity. Interest coverage ratio में ये होता है कि you understand कि कंपनी के पास जो भी कर्ज है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भर रहा है, is that you know is company comfortable enough to pay off that. मतलब जो इंटरेस्ट भर रही हो, is the company financially that stable to be able to pay off that interest. क्योंकि तुम बहुत लोग कर्ज ले लेते लेकिन उसके ऊपर ब्याज नहीं भर पाते. तो वो ब्याज पेबल मतलब बोलता है कंपनी कितनी कंफर्टेबल है टू पे दैट इंटरेस्ट. दैट विल गेट टू नो इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स होता है वो सबका अपना अपना वे रहता है, फ्लो रहता है टू कैच अप एंड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. आई वुड सजेस्ट कि जब कंपनी हम लोग एनालाइज करते हैं, जब ओपन करते हैं उस टॉपिक को, तो जो बेसिक रेशियोज रहते हैं जिसमें समझ आता है कंपनी अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, उसका जो डेट है, उसका जो कर्ज है वो पे ऑफ कर पा रहा है कि नहीं, कर्ज भरने की ताकत है या नहीं, ये चारों रेशियोज की मैंने बात की अभी. अगर ये बेसिक क्राइटेरिया स्टिक करेगा ना, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ, इसके ऊपर अभी मैं और मेहनत करने को तैयार हूँ, इसके ऊपर और मैं पढ़ सकता हूँ और उसमें और मैं टाइम डाल सकता हूँ कि हाँ, ये आगे मेरे को अभी उसमें अच्छा कुछ मिलेगा. अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ में आएंगी तो फिर यू विल डेफिनेटली गेट टू नो व्हाट एवर द एडवांस फैक्टर्स आर. जो कि अभी सपोज कोई भी बड़ा प्लेयर है 100-200 करोड़ डाल रहा, तो ये सब बेसिक फैक्टर्स देख के नहीं डालता. ऑल दो ये सब बेसिक फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, लेकिन इनके ऊपर नहीं होता. तो वो लोग कौन से चीज के ऊपर देते हैं, दैट
आई थिंक विल बी द यू नो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, लेकिन उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे रेशियोज काम कैसे करते हैं और ये सब रेशियोज किससे बैक्ड होते हैं. ओके, so these are the four things in financial analysis. Okay, so just to give you an overview, हम लोग ये कोर्स में जब बेसिक्स की बात करते हैं तो उसमें पहले बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कवर होगा, बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन एनालिसिस कवर होगा, बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस कवर होगा और बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस कवर होगा. ठीक है, आज के दिन हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर ये चार चीज के ऊपर फोकस रहेगा एंड कैश फ्लो के ऊपर फोकस रहेगा. ठीक है, वंस वी गेट टू अंडरस्टैंड कि ये सब रीड कैसे करना है, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज है जिसके अंदर कंपनी का ऑपरेशन एफिशिएंसी और थोड़े बहुत जो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, वो तब इजीली समझ में आएंगे अगर ये चीजें बेसिक्स क्लियर होंगे तो. ओके, सो आई होप सबको मजा आए. ओके, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट सेल्स ग्रोथ, फर्स्ट अगर तुम्हें कोई भी कंपनी का सेल्स वगैरह ढूंढना है, जानना है, तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन screener.in वेबसाइट एंड चेक द सेल्स. ओके, दिस जो भी मैंने कोई एक रैंडम कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगा के रखा है, तो यहाँ पे आपको सेल्स दिख जाता है. ओके, जो भी कंपनी का सेल्स है, उसके बाद तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख जाता है. मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, कि वो सेल्स जनरेट करने के लिए कंपनी को कुछ ना तो कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े रहेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, बोलते हैं ना, जो भी बिजनेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट लगा है, दैट कॉस्ट वी डिडक्ट दैट एंड वी गेट अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. मतलब धंधे से क्या प्रॉफिट कमा रहा है. ओके, शार्क टैंक वालों की लैंग्वेज में एबिटा. ठीक है, बाकी ये इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट अ ओपीएम. ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. फिर अदर इनकम मतलब कि अगर मैं मेरे बिजनेस के अलावा कहीं और से कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कि सपोज मैं एक नॉर्मल जोमेटो ऐसा कंपनी हो, ठीक है, एंड आई एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स या फिर आई रन सम एंटरटेनमेंट मीडिया चैनल्स और समथिंग एंड आई गेट सम काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम दैट. अगर मैं रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, ये एग्जांपल है, इसमें जोमेटो का अदर इनकम काफी ज्यादा है, तो फिर उस चीज के अंदर ऐसा होता है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी अपने मेन कोर बिजनेस के अलावा कहाँ और से कमा रही है. ठीक है, तो दैट इज अदर इनकम. इंटरेस्ट, अदर इनकम इज ऑलवेज एडेड. अदर इंटरेस्ट इज व्हाट इंटरेस्ट यू पे, राइट, तो ये डिडक्ट होता है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज माइनस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू बेसिक्स, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होगी, so we are just includes other expenses. Okay, we'll get to the questionnaires during the Q&A. Okay, and right now जो भी अदर इनकम होता है, that is added. इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट इज तुमने ब्याज, अगर तुमने लोन लिया है कंपनी के ऊपर, तो यू हैव टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, राइट, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट. ओके, यहाँ पे ये डिडक्ट होता है. डेप्रिसिएशन इज अगेन डिडक्टेड. इट इज एन सॉर्ट ऑफ, तुमने जो भी असेट्स लिया है या फिर प्लांट एंड मशीनरी है तुम्हारे बिजनेस का, अगर वो ईयर ऑन ईयर यूज होता है तो उसके ऊपर वेर एंड टेयर होता है, विच इज देन इंक्लूडेड इन पीएनएल एंड दैट इज डिडक्टेड. ओके, just to redefine your 11th 12th का maths, I'm speaking all this. Okay, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज, तुमने क्या प्रॉफिट कमाया था निर्मला ताई को गिव अवे देने से पहले. ओके, सो ये दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. जो भी तुमने इसको माइनस प्लस करके तुम्हें जो फिगर आएगा, दिस इज दैट. उसके बाद तुम निर्मला ताई को डोनेशन देते हो एंड देन यू गेट अ नेट प्रॉफिट. ओके, सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल क्विक ओवरव्यू कि ये सब जब तुम पीएनएल पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज देखना होता है और कैसे वो डिडक्ट होता है, क्या ऐड होता है, क्या डिडक्ट होता है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस होल पार्ट. आई होप दिस वाज जस्ट एन क्विक ओवरव्यू. अगर ये सब समझा है तो फिर एक बार हम सब दे दो. ओके, so sales growth, profit growth, debt to equity and interest coverage ratio. Let's deep dive into all these factors. Okay. तो क्या है, सब लोग सेल्स ग्रोथ अभी सोशल मीडिया पे कैसे बोलते हैं, अरे लास्ट 3 साल से सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कैसा मस्त है ये वो. अभी मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. इंडिया मार्ट का जब भी अभी रिजल्ट आया था बीच में, ठीक है, तो उसका सेल्स ग्रोथ वाज वेरी गुड. ओके, आई थिंक डबल डिजिट में अराउंड 20% के आसपास था. ओके, तो भी उसका स्टॉक नेक्स्ट डे 20% नीचे गया. ओके, लोअर सर्किट, ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगा था. उसका रीजन क्या है, लोग सेल्स ग्रोथ को अच्छे से नहीं समझते. सेल्स ग्रोथ के मतलब लिटरली इंडिया मार्ट का रिजल्ट आने के बाद हम लोग के एक दो क्लाइंट से हम लोग को पूछा था कि क्या बोलते हैं, इंडिया मार्ट कंसिडर करना चाहिए नेक्स्ट डे लेने के लिए, शुड आई जस्ट बाय एट एन ओपनिंग प्राइस नेक्स्ट डे. तो अभी दिक्कत ये है कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ को ऊपर से नहीं देखना होता है, अंदर से जानना होता है. ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ के दो दो साइड्स होते हैं. ठीक है, दो टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइस बेस्ड एंड एक होता है वॉल्यूम बेस्ड. अब ये प्राइस बेस्ड सेल्स ग्रोथ क्या होता है, प्राइस बेस्ड सेल्स ग्रोथ मतलब अगर सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे 10 क्लाइंट है. ओके, दे ऑल आर पेइंग मी 100 रुपीज
एंड आई एम अर्निंग समवॉट 1,000 रुपीज इन रेवेन्यू, ठीक है, मतलब इन सेल्स। अभी मुझे सेल्स बढ़ाना है तो मेरे पास दो तरीके होते हैं। एक, मेरे 10 क्लाइंट है तो मैं एक 11वां क्लाइंट लेकर आऊँ, जिससे मेरा 100 रुपया और सेल्स बढ़ जाएगा, जिससे मेरा 1,000 का 1,100 रुपया सेल्स हो जाएगा एंड अल्टीमेटली मेरा 10% सेल्स ग्रोथ दिखेगा, राइट। दूसरा क्या तरीका है, मैं 10 के 10 ही क्लाइंट रखूँ, ठीक है, मैं नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं करता, पर मैं हर क्लाइंट से 10 रुपए ज्यादा लेता हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं अपने चार्जेस बढ़ा देता हूँ, मेरा प्राइस बढ़ा देता हूँ। दैट इज प्राइस बेस्ड सेल्स ग्रोथ। ओके, अभी जब भी मैंने प्राइस बढ़ा दिया सबका 10-10 रुपया, देन अगेन मेरा 10% ही सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ तो हेल्दी दिखेगा दोनों में, ठीक है। लेकिन ये दो टाइप के सेल्स ग्रोथ होता है, जिसमें प्राइस बेस्ड रहता है, एक होता है वॉल्यूम बेस्ड। वॉल्यूम बेस्ड में तुम क्लाइंटेल बढ़ाते हो, और प्राइस बेस्ड में तुम सिर्फ प्राइस बढ़ाते हो। अभी मार्केट किसको रिवॉर्ड करती है? मार्केट रिवॉर्ड करती है वॉल्यूम बेस्ड सेल्स को। ओके, इसमें समझ में आता है कि क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है अमंग न्यू क्लाइंट्स, ठीक है, जो भी वो न्यू क्लाइंट्स लेके आ रही है। अभी जब ये प्राइस बेस्ड रहता है, प्राइस बेस्ड खराब नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ प्राइस बेस्ड सेल्स होता है एंड वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, देन इट्स अ रेड फ्लैग। व्हाई इज इट अ रेड फ्लैग? अभी सपोज जब भी कोई भी कंपनी ने प्राइस बढ़ा के अपना सेल्स ग्रोथ किया है, तो उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो बिजनेस के, राइट। कोई भी अगर इंडिया मार्ट का हो गया या जस्ट वगैरह हो गया, तो ये जो भी यू कैन से कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, अगर सपोज मैंने इंडिया मार्ट का कोई भी एक मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन खरीदा है एंड दे हैव इंक्रीज देयर प्राइसेस, मैं मे बी एक आध 2 साल उनके प्राइसेस रखूंगा, फिर मेरे को लगेगा यार यार दिस इज टू एक्सपेंसिव। इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव नेशन, राइट। यहाँ पे ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो लोग कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं। ये क्रैक करके मोटा भाई ने पूरे इंडस्ट्री की वाट लगा दी थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, है ना, कि उसने सस्ते में दिया तो सब लोग जियो पे आ गए। वोडाफोन को छोड़ के, भाई वोडाफोन 200 से 20 रुपए पे लेके आया। सो दैट इज द फैक्ट कि इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव नेशन। ओके, इसमें प्राइस बेस्ड सेल्स ग्रोथ आया, देन इट्स नॉट अ वेरी गुड, यू कैन से अ साइन। इंडिया मार्ट में एग्जैक्टली वही हुआ कि उन्होंने जो उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस था, दैट द इंक्रीज, लाइक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखोगे तो दैट इंक्रीज, उसके वजह से सेल्स ग्रोथ आया। पूरे एक साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्वार्टर की नहीं, पूरे एक साल की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में एक सिग्निफिकेंट प्राइस ग्रोथ था कि हर एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा था एक यूजर से, दैट हैड इंक्रीज। ओके, उन्होंने जो भी सब्सक्रिप्शन फीस था वो बढ़ा दिया था, लेकिन एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कस्टमर देखो, ये 203 से 214 के, ठीक है, मतलब 2,03,000 ये क्लाइंट्स है उनके, उससे 2,14,000 क्लाइंट से हुए। अभी दिक्कत क्या है, ये तो 5% है और उनका सेल्स ग्रोथ 20% दिखा, ठीक है। तो दैट मीन्स उन्होंने सिग्निफिकेंटली सिर्फ प्राइस ग्रोथ पे अपना सेल्स ग्रोथ ड्राइव किया, ना कि अपना बोलता ना जो कि एक्चुअली वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ रहता है। नए क्लाइंट्स उन्होंने ऑनबोर्ड नहीं किए, इसका मतलब कि कंपनी शायद या तो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, या तो फिर कंज्यूमर्स उनके कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द साइन। स्टॉक मार्केट, बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो भी सेल्स ग्रोथ आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। अब इसको चेक कैसे करना होता है, ये चीज कभी भी तुम्हें एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। जब भी तुम कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट लेते हो, तो आई थिंक फर्स्ट फ्यू पेजेस में ही, जैसे एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट होता है उसके फ्यू पेजेस में ही ये तुम्हें रिपोर्ट दिखेगी, जिसमें उन लोगों ने सेल्स ग्रोथ के बारे में बात की होगी। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर रहेगा एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये यही सेम सिमिलर फॉर्मेट्स में तुम्हें बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो बिजनेस रहता है उसका बात करने का तरीका अलग रहता है। मतलब ये इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है उसके ऊपर रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन और ये सब का रहता है, अलग अलग टर्म्स यूज हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना जरूरी है कि अगर वो प्राइस बेस्ड रहेगा तो सिंपल है कि उन्होंने चार्ज ज्यादा किया अपने कस्टमर्स को। लेकिन अगर वॉल्यूम बेस्ड रहता है तो उसका सिंपल मीनिंग है कि उन्होंने इतना एक्सपांशन किया इनके सेल्स में कि दे वर रेडी टू ड्राइव, दे वर एबल टू ड्राइव मोर कस्टमर्स अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द प्राइस सेम। तो उससे समझ आता है कि लोगों को उसकी डिमांड है उस प्रोडक्ट की। ओके, सो सेल्स ग्रोथ के ये इजी तरीका रहता है जिसको ये समझने का, कि एक प्राइस बेस्ड रहता है, एक वॉल्यूम बेस्ड रहता है, एंड इसको तुम एनुअल रिपोर्ट से कभी भी चेक कर सकते हो। ओके, एंड दूसरा चीज क्या है, अभी screener.in, अभी सपोज तुम्हें ये जानना है, अभी लेट्स आई होप सबको सेल्स ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। आई थिंक बहुत लोग सिर्फ सेल्स ग्रोथ को ऊपर से देख देते हैं, तो आज कुछ नया सीखा होगा, देन गिव मी थम्स अप। ओके, यस यस, ओके। सो लेट्स डाइव इनटू द प्रॉफिट ग्रोथ अभी, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ में दो पहलू होते हैं वापस से, ठीक है। दिस इज ओपीएम एंड एनपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या, अगेन जो तुम कोर बिजनेस कर रहे हो, जो भी एक बेसिक धंधा कर रहे हो,
कि तुमने अगर सपोज टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोला तो फिर तुम्हें रॉ मटेरियल का प्राइस लगेगा, मतलब कि टी शर्ट का प्राइस लगेगा, उसके ऊपर प्रिंट का प्राइस लगेगा, उसका शिपिंग का प्राइस लगेगा, उसका मार्केटिंग का प्राइस लगेगा। दोज आर द फैक्ट्स दैट यू कैन से आर एक्सपेंसेस। ओके, तो सेल्स मतलब मैंने कितने टी शर्ट्स बेचे उसके ने मेरे को कितने एक्सपेंसेस लगा, दैट वी डिडक्ट, वी गेट अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अभी आगे देखते हैं जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद तुम्हें अदर इनकम ऐड करना होता है, इंटरेस्ट माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, फिर तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, एंड फिर निर्मला ताई को देते हैं, एंड फिर नेट प्रॉफिट आता है। ओके, सो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर जब भी तुम नेट प्रॉफिट देखते हो, ठीक है, इफ इट इज हायर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका मतलब कि अदर इनकम से पैसा आ रहा है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, अदर इनकम उसमें बुरा क्या है, अगर बिजनेस कहीं से भी पैसा तो लेके आ रहा है, लोग ये सोचते, पर तुम सोचो कि तुमने ये जोमेटो का बाय द वे पीएनएल है, अगर मैंने अभी जोमेटो में पैसे डाले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने उनके डिलीवरी वाले बिजनेस में पैसे डाले, राइट। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में, अगर सपोज जोमेटो ने एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, उससे उसको हर महीने या हर साल इतना अच्छा अच्छा रिटर्न आ रहा है, जिससे उनका अदर इनकम बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि मैंने जब इस जोमेटो में इन्वेस्ट किया है तो मैंने तो उसके डिलीवरी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया था, राइट। मैंने उसके उसको इसके लिए इन्वेस्ट नहीं किया ताकि वो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले और फिर उससे वो खुद अदर इनकम कमा रहे, है ना। अगर मेरे को ऐसे इन्वेस्ट करना होता तो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर देता, बरोबर। तो ये चीज दिमाग में रखने की, जो भी तुम कंपनी एनालाइज कर रहे हो उसके अंदर जब प्रॉफिट आ रहा है, जो ओपीएम रहता है वो यूजुअली एनपीएम से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज गिवन इन अ नॉन बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, उसके अंदर का आप बाद में सीखेंगे कोर्स में आगे कि क्यों उसके अंदर सब कुछ उल्टा रहता है, अलग रहता है। ओके, लेकिन फिलहाल कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस तुम एनालाइज कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज दिमाग में रखना कि तुम्हारा ओपीएम तुम्हारा एनपीएम से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदर इनकम इज स्लाइटली हायर, एंड आई थिंक अगर अदर इनकम ज्यादा है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तुमने जो कंपनी के कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर तुमने उसको चूज किया है, दैट इट इज नॉट डूइंग मच वेल एज गुड एज जो उसका अदर इनकम चल रहा है, मतलब कि वो दूसरे उसके साइड बिजनेस में उसका ज्यादा फोकस है rather देन उसके मेन बिजनेस में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी देयर, शुड बी हायर देन द नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, अभी एक एग्जांपल की तरह समझते हैं इसको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में निकाल दे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। नेट प्रॉफिट ये, इसको परसेंटेज में निकालोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। व्हाट इज टू से, अगर जोमेटो के केस में देखते हैं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखो, 2023 में 43 करोड़ था, अभी 540 करोड़ है 2024 में। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर तुम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम ने इनको बचा लिया। ठीक है, तो मतलब क्या सेंटीमेंट चाहिए होता है अभी तक, जोमेटो का ये सेंटीमेंट चाहिए होता है कि जोमेटो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, ठीक है, जबकि इनके अदर इनकम की वजह से ये लोग प्रॉफिटेबल हो पाए, एक्चुअली में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ठीक है, आई होप सबको समझ रहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे काम करता है, एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू एनालाइज नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोथ। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैसे देखना है, उसका कोर बिजनेस का एफिशिएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए हमेशा। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, और अदर इनकम ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना जोमेटो का है, जिससे समझ में आता है कि मे बी बुक्स इतने क्लीन नहीं है, या फिर मे बी जो मेन बिजनेस है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है। ये चीज मीन्स इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड नहीं है, ऐसा ही, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि म्यूचुअल फंड से हो सकता है सपोज जोमेटो ने जो उसका कोर बिजनेस है उसके अलावा कोई दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जैसे टेस्ला ने लिकर बेचा था, जैसे हाँ टेस्ला ने बिटकॉइन से कमाया था, उसको एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। जैसे हाँ। उनका मेन बिजनेस है गाड़ी बेचना, लेकिन हम्म, अगर वो लोग दे मेक एक्चुअली इनकम आउट ऑफ सेलिंग बिटकॉइन, या फिर उसके अंदर ट्रेड करके या हम्म, फिर इन्वेस्ट करके, एंड देन अदर थिंग्स लाइक दे वर सेलिंग लिकर एंड एवरीथिंग, वो स्पेशलाइज्ड लिकर, बट दैट इज नॉट द मेन बिजनेस, राइट? हम्म, सो दैट इज कॉल्ड अदर इनकम। जो भी टेस्ला का बेस्ट एग्जांपल है फॉर द अदर इनकम, राइट। तो ये चीज दिमाग में रखो कि ऐसा नहीं होता कि इनकम फ्रॉम ब्लिंकिट इज नॉट नॉट अदर इनकम, बिकॉज इट इज नाउ पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो फिर पूरा सेल्स में भी उसका योगदान है, उसका एक्सपेंसेस में भी योगदान है, उसका हर जगह पे योगदान है, सो इट इज इन द कोर बिजनेस। ओके, इसके ना वो अदर इनकम में रजिस्टर नहीं होता है, ब्लिंकिट इज इनसाइड जोमेटो नाउ। ठीक है, okay, so अंदर आ गए, I didn't mean to उसकी शरण sound में dirty. Okay. शरण में आ गए। Okay, so let I hope सबको profit growth और sales growth समझाओ. Give me a thumbs up if it is clear, the concept is clear. Lovely। Okay. Okay. चलो।
दैट इज ऑल्सो फ्रॉम देयर मेन बिजनेस, मतलब कि उन्होंने अगर कोई सब्सिडरी कंपनीज खोले जो एक सर्विस दे रहे हैं, दैट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द बिजनेस। ओके, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड कि उन्होंने कोई एकदम आउट ऑफ द वे करके बिजनेस रख दिया, ठीक है, मतलब कि अगर मैं वो बिजनेस कोई रजिस्टर नहीं करता हूँ, बस टेस्ला लिकर के हिसाब से, या फिर टेस्ला ने कोई टी शर्ट बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब बोलते हैं ना, वो जो भी इनकम रहते हैं जो एक्चुअली में उनको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, दैट इज अदर इनकम। ओके, ये हाइपर प्योर, ब्लिंकिट, ये सब, इट इज एक्चुअली एन इनकम दैट इज कंसिडर्ड इन इट्स मेन सेल्स। ओके, a different type of revenues that are into the sales. Idea about source of other income. Yes, we can get an idea of other income का source from the annual report. You can always, ये देखो स्क्रीनर क्या है, ऊपर का पिक्चर दिखाता है। अभी जैसे कि अगर हम लोग अंदर अंदर डीप डाइव करते हैं कि अरे अदर इनकम कहाँ से आ रहा है, अदर इनकम कहाँ जा रहा है वगैरह, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे तुम बहुत अंदर डीप डाइव कर रहे हो, तुम जितने ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करोगे उतना तुम अंदर घुस जाओगे। तो वी हैव लर्नड इट हार्ड वे, यहाँ पे हम लोग इतना डीप डाइव नहीं करते, हम लोग बस ये देखते हैं कि अरे अदर इनकम ज्यादा है, छोड़ दो, ठीक है, अदर इनकम ज्यादा है, मतलब कि ऑपरेशन एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। ओके, सो आई आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, कैन यू एक्सप्लेन द मार्जिन पॉइंट अगेन? ओके, सो ओके, अगर मैं नेट प्रॉफिट को सेल्स से समझता हूँ कि ये जो भी 350 करोड़ है वो 12,114 करोड़ का कितना परसेंटेज होता है, दैट इफ आई डिवाइड बाय 100, जो भी मैथ तो करने आता होगा, इंटू 100 करने आता होगा, तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू, व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ दिस, इसका परसेंटेज क्या है? ओके, नेट प्रॉफिट टू सेल्स। हाँ, नेट प्रॉफिट टू सेल्स इंटू 100। ओके, तो इसका एक परसेंटेज आएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट तो निकला हुआ दिख रहा है, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन द सेम, यहाँ पे बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका एक मार्जिन निकलता है कि ये जो भी अमाउंट है इसको डिवाइड करते हैं सेल्स से, एंड वी गेट टू इंटू 100 करोगे तो आपको एक परसेंटेज आएगा, दैट परसेंटेज इज द ओपीएम। ओके, आई होप सबको ओपीएम एनपीएम समझाओ, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई होप सबको समझाओ। Let's move forward to debt. Okay. So, okay. Debt to equity. Debt to equity क्या होता है? Debt to equity is less than, देखो, डेट टू इक्विटी में पहले ये चीज समझो कि डेट टू इक्विटी मतलब क्या है। डेट मतलब कि कर्ज, ठीक है, टोटल बोरोइंग्स, और इक्विटी मतलब क्या है कि अगर मेरे कंपनी के अंदर जो भी पैसे है, रिजर्व है, जो फ्री कैश पड़ा है, ठीक है, फ्री कैश, या फिर बोल सकते हैं कि वो मेरे जिससे पूरे मैं बंदे की फटाफट वैल्यू। जिससे मैं फटाफट डेट पे ऑफ कर सकता हूँ, वो हम्म। उसको मैं इक्विटी में गिन रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट। अब दिक्कत क्या है, डेट टू इक्विटी में तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी के पास इतना ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए कि वो शायद पे ऑफ ही नहीं कर पाए। ओके, अभी दिक्कत क्या होता है कि अगर तुम्हारा ज्यादा डेट है, तुमने एक्सपेंशन में ज्यादा डेट ले लिया, अब कल कोई कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसमें बैंक्स या फिर जो भी लिक्विडिटी के हिसाब से वो लोग तो अपने इंटरेस्ट रेट छोड़ने नहीं वाले, ठीक है, उस टाइम पे पर तुम्हारा धंधा रुक जाता है, तो तुम इंटरेस्ट पे ऑफ करने चाहिए, तुम प्रिंसिपल अमाउंट जो तुम्हें पे ऑफ करना है वो तुम्हें पे ऑफ करने होना चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स कि अगर तुमने ऐसे कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिनके पास इनफ रिजर्व्स या फिर इक्विटी नहीं है टू पे ऑफ दैट डेट, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी बैंकरप्सी रिस्क से ओपन अप हो जाता है। ओके, डेट टू इक्विटी का पहले फॉर्मूला क्या है? इट्स एन रेशियो, इज अ बेसिक फाइनेंशियल रेशियो, जिसके अंदर तुम टोटल बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो भी बोरोइंग्स है, यानी कि लाइबिलिटीज है कंपनी, लाइबिलिटीज नहीं, सॉरी, जो भी लोन्स लिए कंपनी ने, दैट इज डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व्स। ओके, तो अभी इक्विटी क्या है? इक्विटी कैपिटल मतलब कि मैंने मेरे धंधे में कितना कैपिटल लेके आया, मतलब टेबल पे बैठ के मैंने इतना पैसे मेरे बिजनेस के अंदर डाला है, ठीक है। वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना कि कम क्या बोलते पार्टनर हैं, ए लाख पार्टनर रुपए ए का, लाख पार्टनर। रुपया लेके, पार्टनर बी, हाँ, तो वो इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल मतलब कि पार्टनर से फिर कंपनी ने कितना कैपिटल लेके आया। उसके बाद रिजर्व, अभी हर साल कंपनी प्रॉफिट छाप रही है, कंपनी ने जो दो एक्स्ट्रा थोड़े प्रॉफिट छापे रहेंगे, जिसमें शायद 1,000 करोड़ का प्रॉफिट छापा है, लेकिन बाकी का सिर्फ 200-300 करोड़ री इन्वेस्ट किया है, बाकी का कंपनी रिजर्व्स में डालती जाती है, ठीक है। तो अगर ये जो रिजर्व्स बढ़ते आ रही है कंपनी के, ठीक है, दैट इज अ गुड सिग्नल फर्स्ट। एंड ये रिजर्व्स प्लस इक्विटी, ठीक है, ये तुम डेट, इससे इसको ऐड करके तुम डेट पे ऑफ करने चाहिए। अब मैंने डेट टू इक्विटी के ने एक एग्जांपल रखा है अदानी का, ठीक है, बिकॉज इट इज एन क्लासिक कंपनी टू एक्सप्लेन डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें उनके पास इतना डेटा है कि शायद वो बैंक्स भी शर्मा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज समझो कि पहले रिजर्व्स, और मतलब आई होप सबको पहले फॉर्मूला समझा होगा। टोटल बोरोइंग्स मतलब कि टोटल, उन्होंने ये भी आपको स्क्रीनर डॉट इन पे इजीली मिल जाएगा, अदानी ग्रीन लिखो, या अदानी ग्रीन हम लोग एनालाइज कर रहे हैं।
अदानी ग्रीन लिखो जाके, एंड यू विल गेट टू नो कि जो भी बोरोइंग्स है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब मैं एक साल के अंदर क्या पे ऑफ करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैं एक साल से ज्यादा रखने वाला हूँ, ठीक है। ये दोनों दिख जाएंगे ऐड करके, और ये हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है, विच इज अ बैड साइन ऑफ कोर्स। जो इतने साल से जब भी डेट बढ़ ही रहा है, तो फिर वी गेट टू नो कि उसके मुकाबले रिजर्व्स कितना बढ़ रहा है, राइट। तो रिजर्व्स भी बढ़ रहा है, लेकिन इतने स्ट्रांगली नहीं बढ़ रहा है जितना स्ट्रांगली डेट बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे you can see the amount of debt is almost, you can say 20 times more than the reserves company holds right now. तो ये चीज मतलब यहाँ पे 793 टू 2020 में ऐसा था, उसके बाद धीरे धीरे अभी रेशियो कम हुआ है, लेकिन इट इज स्टिल 8 टाइम्स 9 टाइम्स अगेंस्ट। अभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो करंटली अदानी ग्रीन का इज अबाउट 6 to 7 टाइम्स समथिंग, ओके। तो ये जब डेट टू इक्विटी तुम कैलकुलेट करते हो, तो इक्विटी और रिजर्व को, सॉरी, टोटल बोरोइंग्स को डिवाइड करते हो इक्विटी प्लस रिजर्व से, ठीक है, यू गेट अ डेट टू इक्विटी रेशियो। दैट इज प्लेन सिंपल। अब ये जो इक्वेशन है, ये आपको हर एक कंपनी का ओपन कर करके आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। स्क्रीनर.इन पे जैसे आप ओपन करोगे तो टॉप एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे रेशियोज उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिए, उसके अंदर वहां पे अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो यू कैन सर्च इट एंड यू कैन गेट इट। उन्होंने ये पहले से कैलकुलेशन करके रखा है विच यू वैसे फॉर्मूला पता है तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट योरसेल्फ एज वेल, करेक्ट। हाँ, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट और सो व्हाट्स इसके यूज साथ ऑफ डेप्ट अपॉन इक्विटी। अभी जैसे कि मैंने बोला कि अगर सपोज कल कोई बैंक ऑफिस से अपने पैसे मांगने लग जाते हैं, या फिर एक रियल लाइफ सिनेरियो बता देता हूँ जहाँ पे सपोज कोविड जैसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे बिजनेस अफेक्ट होने वाला है कुछ टाइम पे, लेकिन उसके अंदर उनको डेट तो पे ऑफ करते रहना पड़ेगा। लाइक बैंक से बोल सकते कि अच्छा, अरे ऐसा सिचुएशन है, एक काम करो, अभी इंटरेस्ट पे ऑफ मत करो हमें, हम लोग का डेट भी रीपे मत करो, देखते थे एक साल के बाद देख लेंगे। ऐसा अगर ऐसा कोई बैंक होगा तो थोड़े टाइम में बैंक बंद हो जाएगा, बरोबर। तो बैंक ऐसा ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसके ने जो भी पैसे लेने वाला रहता है, मतलब कि इंटरेस्ट लेने वाला रहता है, वो हमेशा वसूली करने को आता है। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास अगर एडिक्वेट रिजर्व्स रहते हैं, जहाँ पे तुम्हारा धंधा शायद अच्छे से नहीं चल रहा है, लेकिन तुम रिजर्व से कंफर्टेबली अपना डेट पे ऑफ करते रहो, ताकि अपना बिजनेस ऑन गोइंग रहे और बैंकरप्ट नहीं चला जाए। जैसे कि तुम थोड़े बहुत पेमेंट्स डिफॉल्ट करते हो वगैरह, तो कैसा है, बैंक बोलेंगे कि अगर लग रहा है कि तुम्हारा जेब टाइट हो गया, तो अभी घर पे वो ताला लगाना पड़ेगा, शिवाजी द बॉस से ऐसा ये करना पड़ेगा। तो अभी अगर वो हो रहा है, देन देयर इज एन चांसेस कि कंपनी बैंकरप्ट चला जाए, राइट। तो डेट ट्रैप रहता है जिसके अंदर अगर तुमने बहुत सारा डेट ले लिया है, जितना तुम सहन कर सकते थे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 से अंदर हो। 1 से अंदर हो तो बेस्ट, मतलब कि जितना इक्विटी है उतना डेट। यूजुअली कंपनीज के पास कैश भी होता है, तो वो कैश से भी डेट पे ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वी कंसिडर। इसके लिए 1.5 का रेशियो रखा है, एंड उसके साथ कोई भी अगर सपोज ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री रहता है, जैसे कि यू कैन से सोलर हो गया, या फिर अभी के टाइम पे एनर्जी पूरा सेक्टर है दैट इज ग्रोइंग, गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसके अंदर जो जो कंपनीज है, तो वो अपने कंपटीशन को बीट करने के ना डेट ज्यादा लेते हैं, ठीक है। बट वो डेट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए को पे ऑफ ही नहीं कर पाए, मतलब 3 4 5 टाइम्स हो गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। जैसे कि उनका जो भी एक्सपेंशन प्लान है, उसके उससे अच्छा उनके कोई कॉम्पिटिटर ने कर लिया रहेगा, ठीक है, तो उनके ऊपर जो डेट है वो तो उनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा ना उस टाइम पे। तो भी ऑलवेज लुकआउट कि कोई भी अच्छे हाइप वाली इंडस्ट्री में भी हम लोग जब भी डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.5 के अंदर होना चाहिए, मतलब कि पाव, मतलब चादर पाव के अंदर होने चाहिए, सब बाहर नहीं चले जाने चाहिए, राइट। तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि डेट टू इक्विटी 1.5 के अंदर हो, और डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला समझ गया। एंड अगेन दिस इज फॉर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, नॉट बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस उधर मतलब उधर पूरा उल्टा चलता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में पूरा उल्टा चलता है। यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग माय प्रो, ठीक है। अभी आई होप सबको डेट टू इक्विटी समझाओ, उसका रेशियो इज नेगेटिव मींस मतलब कि उसके पास इक्विटी ज्यादा है डेट से, आई मीन दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखो, ये जो रेशियो है 1.5 टाइम्स, जब भी हम लोग ये बोलते हैं तो ये कोई ऐसा वो नंबर कोई रीजन से डिराइव नहीं हुआ है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि एक आइडियल नंबर है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जिसको डेट लेना है वो एक हद तक ले पाए तो अच्छा है, जिसमें कंपनी पे ऑफ करने का ताकत रखता है। जैसे जैसे नंबर ये कम होते जाते, मतलब ये बढ़ते जाता है, मतलब इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कि वो अपने अपने आप को इतना एक्सपोजर दे रहा है कि ये कभी भी बैंकरप्सी जल्दी जाने का चांसेस है उसका, और कुछ नहीं। ये हाई रिस्क है। अगर बूमिंग मार्केट है, छोटे छोटे कंपनीज रहते हैं, उनका डेट टू इक्विटी आप थोड़ा काफी बारी 2.5 भी देख सकते हो। बट क्या उसका बिजनेस उतना अच्छा रन हो रहा है, क्या वो सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है जिससे उसका आगे जाके डेट टू इक्विटी कम होगा, ये भी जरूरी चेक करना। एंड फर्स्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने शायद बोला नहीं,
ये जो डेटा है दिस शुड बी कंसिडर्ड फॉर द लास्ट 10 years या 5 years का डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 years या 2 years में चेक कर लिया। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कम होते जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग यहाँ पे कि अगर सपोज तुमने डेट टू इक्विटी चेक किया, ठीक है, डेट टू इक्विटी 1.5 आज के टाइम से होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तुम प्रीवियस क्राइसिस में देखते हो कि कंपनी ने अगर सपोज 2020 के क्राइसिस में डेट पे ऑफ किया था कि नहीं किया था, और उस मोमेंट में यू कैन से कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा था, मतलब कंपनी ने कैसे मेंटेन किया उस चीज को वगैरह, तो वो चीज से मालूम पड़ता है कि अगर कोई क्राइसिस के अंदर कंपनी अपना डेट कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्राइसिस के अंदर अगर वापस वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कंपनी के पास इक्विटी कैश या फिर रिजर्व्स और ये सब इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो सर्वाइव भी कर पाए। ओके, विल गेट इनटू द डेट इक्विटी। तो ये कैसा है, ये सब बेसिक रेशियोज है, इसके ऊपर अपन अपने डिसीजन नहीं लेने वाले, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें पता हो कोई कंपनीज का दो रहेगा, ठीक है, लेकिन वो कंपनीज को हैबिट रहेगा बार बार अपना डेट पे ऑफ करने का, ठीक है। दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई कंपनी का दो डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन वो कंपनी ने प्रीवियसली जब भी डेट लिया है, तो चलो मैंने दो प्लांटर मशीनरी के लिए डेट लिया था, ठीक है, दो प्लांटर मशीनरी डाल दिया मैंने, उसके बाद उससे जो भी पैसे आ रहे हैं उससे मैं फटाफट अभी इंटरेस्ट और डेट दोनों पे ऑफ करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने पे ऑफ किया तो मेरा वापस से डेट टू इक्विटी कम हो गया, मतलब कि वो कंपनी का डेट टू इक्विटी ऐसा ऐसा अगर वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। व्हाट इज रॉन्ग इज दैट डेट टू इक्विटी बढ़ते ही जाए सालाना, ठीक है। मतलब अगर तुमने 2020 से चेक किया कि यहाँ पे फोर फोर टाइम्स था, फिर 5 टाइम्स हुआ, 6 टाइम्स हुआ, 7 टाइम्स हुआ, ये जो एक तुम्हें लेयर दिखती है जिसमें कि डेट बढ़ते जा रहा है लेकिन रीपेमेंट नहीं हो रहा डेट का, इसका मतलब कि कंपनी ने एक्सपांशन के लिए पैसे तो लिए पर एक्सपांशन सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डेट ट्रैप में घुस रहा है कि वापस वापस डेट लग रहा है, ठीक है। है ना, ये चीज आई होप सबको समझाओ कि डेट ट्रैप में नहीं घुसना चाहिए कंपनी, मेन वो फोकस रहना चाहिए ये, ठीक है। ट्रेडिशनली यस 1.5 के अंदर होना चाहिए, दैट इज वेरी क्रूशियल। अगेन कंपनी अगर दो दो 2.5 भी लेके जाती है तो डेट के अंदर वापस से रीपेमेंट करने की क्षमता रहनी चाहिए या फिर हिस्ट्री रहना चाहिए जहाँ पे वो रीपेमेंट करता है। बिफोर बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप लोग ने कभी HDFC या फिर बैंकिंग सेक्टर का ओपन कर लिया, उसमें डेट टू इक्विटी ज्यादा दिखा, तो खुश होना, दुखी मत होना। क्योंकि किशन ने एक ही चीज बोला याद से, कि ये चीज ट्रेडिशनल बिजनेस को अप्लाई होता है 1.5 टाइम्स वाला, बैंकिंग को नहीं। क्योंकि उनका काम ही, बैंकिंग सेक्टर का काम ही है कि वो लोग लोन लेन देन क्लियर। चालू रहे, राइट। तो उसका डेट टू इक्विटी एक्चुअली हाई रहेगा, हायर द बेटर आई वुड से। हाँ, तो अगर उसका तो बिजनेस ही है ना लोन लेना और लेना, तो उस चीज को ऐसा नहीं कर सकते कि उनको सेम ट्रेडिशनल बिजनेस में ला सकते हैं, फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अलग से एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स को कैसे एनालाइज एनालाइज करना करना। होता है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें रॉ छोड़ रहे हैं सिर्फ आ रहे कि बैंकिंग फाइनेंस में नहीं होता और उसमें कैसा होता है वो हम बताएंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट कैसा है कि आज के दिन हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कवर कर रहे हैं, बेसिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि तुम सब चीज समझ पाओ, ठीक है। ओके, आई होप सबको डेट टू इक्विटी समझाओ, एक थम्स अप दे दो, इफ यस देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, ओके। आ रहे thumbs up, मोबाइल ठीक है। मोहम्मद सर, यस। अगेन आई वुड वांट टू जस्ट गिव यू एन होमवर्क ऑल्सो, जिसमें तुम कोई भी कंपनी का डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करके एक बार स्क्रीनर पे चेक करो, खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है। कोई भी एक कंपनी उठाओ, उसका डेट टू इक्विटी खुद मैन्युअली कैलकुलेट करो और फिर चेक करो कि तुम सही कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये छोटा भाई है, डेट टू इक्विटी का छोटा भाई है, ठीक है। जैसे डेट टू इक्विटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है जिसके अंदर तुम ये समझते हो कि कंपनी का इतना ज्यादा डेट तो नहीं है, फिर इतना डेट बढ़ते तो नहीं जा रहा है जिसके वजह से कंपनी बैंकरप्ट चली जाए या फिर कल कोई सर्वाइवल के नो वांदे हो जाए। तो अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, ये समझाता है कि कल कोई सर्वाइवल के वांदे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये छोटा भाई, बड़े भाई को हमेशा छोटा भाई सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये छोटा भाई, इसको देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। पहली बात तो ये हमेशा 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अभी पहली बात ये होता क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ये समझ में आता है कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है जिससे वो इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद भी थोड़े इतने पैसे जमाए जिससे वो डेट भी पे ऑफ कर पाए, मतलब कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं भरना है अपने को, डेट भी भरना है, right? तो डेट भी रीपे कर पाए और उसके साथ साथ थोड़ा पैसा अपने एक्सपेंशन में भी वापस से डाल पाए, कि ताकि वापस से बार बार डेट नहीं लेना पड़े, जैसे कि रिजर्व्स बढ़ा दिया या फिर कैश इन हैंड बढ़ा दिया बार बार, तो कैसे नेक्स्ट जो भी एक्सपेंशन कराएगा उसके ऊपर वापस से डेट नहीं देना पड़े। इसका मतलब अगर सपोज मैं कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए डेट लिया है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी मेरा जो करंट बिजनेस है वो इतना अच्छा पैसे कमा रहा है कि मैं थोड़ा इंटरेस्ट पे ऑफ करूँ प्लांट एंड मशीनरी का गोइंग फॉरवर्ड, और उसके साथ साथ उससे मेरा इतना अच्छा पैसा जनरेट हो जिससे मैं डेट भी रीपे करते जाऊँ
एंड साथ साथ में एक लमसम अमाउंट मैं सेव करूं, जिससे मैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ऑब्वियस से मेरे को डेट का जरूरत नहीं पड़े। आई होप ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग, मतलब कि क्यों एग्जिस्ट करता है, वो तुम्हें समझ में आए। अभी ये आइडियल क्या होता है, तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसका फॉर्मूला ये है, ओपीएम डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ओपीएम मतलब नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आई मीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी इट्स माय बैड। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड। तो अगर सपोज तुमने एक कंपनी में कोर एफिशिएंसी से तुमने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, अभी इसके अंदर तुम्हें इंटरेस्ट कितना देना है, तुमने जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 5,250 करोड़। ओके, दैट इज हाई। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, 8,000 से सीधा 1,600 करोड़ नेट प्रॉफिट हो जाएगा, फिर शायद 1,600-1,700 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, इसके वजह से तुम्हारे पास अभी तुमने इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद थोड़ा डेट भी रीपे करना होगा, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन होगा तो वो डेट रीपे करना होगा, है ना। वो तुमने डेट रीपे किया, उसके बाद तुम्हारे पास पैसा क्या बचेगा जिससे तुम कभी डिविडेंड दे पाओ अपने इन्वेस्टर्स को, कभी कुछ नया एक्सपेंशन करना हो छोटा मोटा, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली नया डेट लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है ना। तो हमेशा ये रखते हैं कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे डेट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे यू कैन से 1,000 करोड़ है, तो मेरा डेट 300 या बोलते हैं 300 से 350 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दैट स्टेट्स कि मेरे कंपनी के पास इतना ज्यादा अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिससे मैं मेरा इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद भी और अपने 3 टाइम्स पैसे बचा रहा हूँ, या 2 टाइम्स अपने पैसे बचा रहा हूँ, जिससे मैं अपना आगे का जो भी एक्सपेंशन रहेगा या फिर डेट रीपेमेंट रहेगा, जो डेट को मैं लिया है, तो इंटरेस्ट भरने के साथ साथ मेरे को डेट भी रीपे करना पड़ेगा, राइट। तो डेट भी रीपे कर पाऊँ और उसके साथ साथ थोड़ा पैसा मैं बचा पाऊँ कि मेरे को छोटा मोटा ऑफिस से थोड़ा एक्सपेंशन करना हो, तो उसके अंदर मेरे पास फंड्स बचे। ओके, आई होप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही है इसका। डिविडेंड देना, अगर सपोज कंपनी के पास नेट प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है ज्यादा, ठीक है, डेट इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद नेट प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है, तो वो डिविडेंड देगा कहाँ से, विदाउट कैश। वो फिर शायद कुछ कंपनीज ये भी करते हैं, डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि डिविडेंड देने के लिए वो लोग लोन्स लेते हैं। मतलब कि मैं लिटरली यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बढ़ाता हूँ, मैं लोन लेता हूँ, उससे डिविडेंड दे रहा हूँ। एंड व्हाई यू हैव टू पे डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स, ओके। तो लोग वो करते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके पास कैश नहीं होता, कैश इतनी रत्ती भर भी नहीं होता है, एंड दे आर लाइक क्या नहीं, हमें डिविडेंड देना है, तो दे ट्राई टू टेक लोन्स एंड देन दे यूज दैट लोन्स फंड टू गिव डिविडेंड्स। ओके, वो भी कुछ कंपनीज का एग्जांपल अपन देखेंगे। यस, वेदांता इज एन क्लासिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड के कंपनी लोन लेके डिविडेंड देती है। ओके, तो दिस इज कॉमन, एंड हम लोग आगे जाके नए नए कंपनी जैसे देखेंगे, कभी 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 तुम हमारे कंटेंट में भी देख लोगे, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट यहाँ पे। आई होप सबको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझाओ, अगेन इट इज नॉट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, इट इज फॉर ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ओके, आई होप सबको समझाओ, एक बार थम्स अप दो। ओके, क्या सुबह सुबह सबकी माथा फोड़ी जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो interest coverage ratio, you have covered all the four basic financial ratios in no time. Okay, तुम्हें उसका मीनिंग समझ में आ गया, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैसे देखना है, कैसे जज करना है, सब समझ में आ गया। ओके, दिस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स तुम जब भी डिसीजन मेकिंग करने जाओगे तो तुम्हें एडवांस पीसेस पे करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। माय फेवरेट चैप्टर इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं पहले ये पार्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस चीज के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके के कैश फ्लो होते हैं। कैश फ्लो होता क्या है, कंपनी के अंदर कितना कैश आया और कितना गया, ठीक है। अब मैं पीएनएल बैलेंस शीट सब भूल जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी के पास कैश, मतलब कि मेरा कैश इन बैंक, या फिर बोल सकते हैं कि जो कंपनी, सपोज मैंने सेल्स किया है, ठीक है, मैंने हार्दिक को कोई माल बेचा है, तो वो माल तो मैंने बेच दिया, उसका पेमेंट आया नहीं, पेमेंट कैश में आएगा, राइट, बैंक में आएगा मेरे। तो कैश आ रहा है, और सपोज मैंने डेट लिया है तो उसके ऊपर मेरे को कैश भरना पड़ेगा, राइट। तो कैश कितना जा रहा है, वो सब कैश फ्लो में समझ में आता है, ठीक है। बिना कैश फ्लो के कोई भी एनालिसिस कच्चा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो पीएनएल है उसमें जो सपोज तुमने देखा कि कंपनी ने इतना माल बेचा है, इतना सेल्स किया है, इतना नेट प्रॉफिट कमाया है,
वो यहाँ पे समझ में आएगा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 0,0,0,0,0 जैसे नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब समझो कि कंपनी के पास फुद्दू क्लाइंट्स है, ठीक है। फुद्दू क्लाइंट्स मतलब कि या तो ऐसे क्लाइंट्स है जो पे ऑफ ही नहीं करते उसको माल लेने के बाद, या फिर तो उसने कंपनी ने फ्रॉड क्लाइंट्स बोलते हैं ना एकदम ये क्या बोलते हैं, फेक क्लाइंट्स क्रिएट किए, जिसको वो अपने माल बेचता है और एक्चुअली में कभी उसको उसका पेमेंट नहीं मिलता है। उसको सिर्फ पीएनएल अच्छा दिखाना था, मतलब पीएनएल सुंदर दिखाना था, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिष्टान फूड्स आज के टाइम पे, जिसके ऊपर हमने एक रील भी बनाया था, जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ही नहीं। इनफैक्ट मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च के नाम पे एक बार गूगल पे डाल दिया था कि मेरे को अगर मिष्टान फूड्स के प्रोडक्ट लेने हैं तो फिर मैं किधर ले पाऊंगा, बहुत सारे मेरे को इंटरनेट में मिल ही नहीं रहा था। एंड द आई थिंक द मेन पॉइंट है कि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा 0,0 या 1,1 दिखता है। उसका मेन रीजन है कि कंपनी के पास क्लाइंट्स ही नहीं है, ठीक है, या फिर तो छोटे मोटे क्लाइंट्स है, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई कंपनी तुम आइडेंटिफाई करते हो जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, मतलब कि कंपनी का एक्चुअली अंदर में कैश आ ही नहीं रहा है, देन अवॉइड दैट कंपनी, ऑफ कोर्स जस्ट स्ट्रेट अवे अवॉइड दैट कंपनी, ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? अगर मैंने कंपनी में कोई एसेट्स बेचा, ठीक है, या फिर एसेट्स खरीदा, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है कि मतलब मेरे कंपनी ने को लिए खुद के एसेट्स खरीदे या फिर बेचे, तो अगर मैंने बेचा तो ये पॉजिटिव दिखेगा, और इसको मैंने खरीदा, नया एसेट्स खरीदा है, तो वो नेगेटिव दिखेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव होगा तो बेटर है, क्योंकि यू डोंट वांट योर कंपनी टू सेल असेट्स, राइट? तुम असेट्स तब सेल करते हो जब तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकलने लग जाता है। So we don't want companies to sell assets. We want companies to buy assets. Okay. We want companies to keep increasing their plant and machinery, land and building and everything. ठीक है। तो फिर हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इट शुड बी नेगेटिव। ओके, ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड बी पॉजिटिव एंड शुड बी ग्रोइंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अगेन लोन का रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट रीपे कर रहा हो, वो सब जो भी लोन से रिलेटेड रहता है, बोरोइंग से रिलेटेड रहता है, वो सब पॉइंट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ बेसिक्स, आगे जाके अपन एडवांस कवर करेंगे सब कुछ, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कैश फ्लो होता क्या है, उसको रीड कैसे करना होता है, राइट? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगेन यू कैन से यू अगर सपोज कंपनी बार बार बोरोइंग्स ले रही है, ठीक है, इफ इट इज टेकिंग बोरोइंग्स तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। कंपनी बार बार रीपे कर रही है अपना बोरोइंग्स, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, तो ये हमेशा से नेगेटिव दिखेगा। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बीइंग नेगेटिव इज नेवर अ बैड थिंग, ओके। पॉजिटिव है तो थोड़े टाइम में फिर चेक करना पड़ता है नीचे आके कि बोरोइंग्स ले तो रही है, फिर डेट भी रीपे कर रही है या नहीं कर रही है, ओके, दैट वी हैव टू चेक। लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी इन जनरल लोन्स के ऊपर काम करती है। आई होप ये चीज सबको समझाओ। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होता है, तीन टाइप का ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है, किस चीज को कैसे कंसिडर करना होता है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चेक क्या करते हैं? मेनली जो एकदम बेसिक चीज पहले चेक करते हैं वो होता है सीएफओ ओपन पैट, ठीक है, सीएफओ ओपन पैट ऑफ 10 ईयर्स। अभी इसको क्या बोलते हैं? सीएफओ यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जब भी तुम लास्ट 10 साल का ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करते हो, तो इसको ऐड कर दो लास्ट 10 साल से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। कैश फ्लो ओके, कैश फ्लो नहीं समझा? एक क्विक वापस रिवीजन दे देता ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि मैं मेरे कोर बिजनेस में अगर सेल्स या प्रॉफिट करता हूँ तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ओके। वो रजिस्टर होना चाहिए इन पॉजिटिव वे, मतलब कि 1, 2, 3, 5, 10, 20 करोड़ जो भी हो रहा होगा वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, ओवर द टाइम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि मैंने मेरे कोर बिजनेस से एक्चुअली में कैश कमाया है। अगर मैं कोर बिजनेस से कैश नहीं कमा रहा हूँ, यानी कि मेरे क्लाइंट्स रिलायबल नहीं है, फेक है या फिर एक अच्छे एग्जांपल नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने 100 करोड़ का सेल्स किया है तो आपको सेल्स 100 करोड़ का दिखेगा, लेकिन जब उसका पैसा आएगा, जब हम्म, उसका पेमेंट आएगा तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिख जाएगा। 100 करोड़ का सेल्स किया तो 100 करोड़ आने चाहिए थे। अगर आपको सामने कुछ अमाउंट दिखता है, देन इट करोड़ सिंपली शायद मीन्स नहीं है, पर सेल्स नहीं आएंगे, नेट प्रॉफिट आएगा, नेट मतलब कि प्रॉफिट हाँ। आएगा। उसका सारे कॉस्ट निकालने के बाद आपको कुछ अमाउंट तो आना चाहिए था, तो वो जो अमाउंट दिखता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखता है, हम्म। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द अदर थिंग्स दैट किशन जस्ट सेड। हाँ, तो अभी सपोज मैंने मेरे बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल वगैरह को माइनस किया, जो भी किया उस साल में मैंने 100 करोड़ का सेल्स किया, लेकिन उसी टाइम पे 80 करोड़ का मेरा एक्सपेंसेस हुआ, जो भी निर्मला था सबको निकाल के जो भी बचा है मेरा 20 करोड़, दैट शुड कम इन टू माई कैश फ्लो, राइट? मतलब कि मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, वो एकदम स्टिफ रहना चाहिए ईयर एंड तक, है ना? तो ईयर एंड तक रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि तुम्हें समझता है कि कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो रिलायबल नेट प्रॉफिट है, मतलब कि कंपनी को एक्चुअली में वो क्लाइंट्स पैसे दे रहे हैं और उससे वो कंपनी कमा रही है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ऑन बुक्स, इट्स एक्चुअली नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज समझ में आता है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये चीज समझ में आता है। आई होप सबको ये समझाओ, मैं वन बाय वन जाऊंगा यहाँ पे। थैंक, ये बोलो थम्स अप दे दो मेरे को, क्या? ओके। ओके लो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि असेट्स, मेरे मेरी कंपनी के जो असेट्स आएंगे जिससे सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब भी है, ठीक है। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसा होता है, अगर मैं मेरे प्लांट एंड मशीनरी को बाय कर, मतलब मैंने खरीदा है, ठीक है, तो मेरे कैश जा रहा है, मतलब मैंने अगर सपोज हार्दिक से प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो मेरे को इसको कैश देना पड़ेगा, राइट? तो मेरे फर्म से, मेरी कंपनी से कैश जा रहा है, इसके ना हमेशा नेगेटिव दिखेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन द एंड अगर कंपनी से मेरे को बार बार ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव दिख रहा है, तो फिर हो सकता है मैं अपने असेट्स बेच रहा हूँ, मतलब कि हार्दिक को मैंने मेरा असेट बेचा, हार्दिक ने मेरे को कैश दिया, ठीक है, तो कैश आ रहा है कंपनी के अंदर, बट दैट इज अ बैड थिंग। अपन क्या असेट्स कब बेचते हैं, जब कंपनी का दिवाला निकलता है या फिर इट इज नॉट वर्किंग गुड। एफिशिएंटली। हाँ, प्लांट एंड मशीन, हाँ, इन रेयर केसेस थोड़े बहुत ईयर्स में तुम्हें कभी कभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम्हें पॉजिटिव दिख सकता है, जब कंपनी कोई अपना ऐसा असेट बेच रही है जो शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या फिर इट वाज नॉट वर्थ इट टू कीप इट एनीमोर, तो फिर वो चीज में होता है। बट कंसिस्टेंटली अगर तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, देन इट्स अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। अगेन आई होप ये चीज समझाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबको समझाओ, एक बार थम्स अप दे दो। दिस शुड बी नेगेटिव, सिंपल है। हाँ, दिस शुड बी नेगेटिव एंड दिस दिस मीन्स के कंपनी एसेट्स खरीद रही है, बेच नहीं रही है, ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, कि अगर सपोज मैंने हार्दिक से लोन लिया है, ठीक है, तो दैट इज रजिस्टर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग, कंपनी के अंदर कैश आया, ठीक है, कैश आया तो वो पॉजिटिव इसके अंदर आएगा, मतलब प्लस यहाँ पे दिखेगा, अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखेंगे। पर अगर मैंने उसमें हार्दिक को कैश रीपे कर दिया, मतलब कि मैंने बोला कि ठीक है, तूने मेरे को 100 करोड़ का लोन दिया था, ये ले, ये साल के अंदर मैंने तेरे को 100 करोड़ का पूरा लोन वापस से दे दिया है, तो ये नलीफा हो गया, यहाँ पे तुम्हें जीरो दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैंने हार्दिक ने 100 करोड़ का लोन दिया था और मैंने 80 करोड़ का रिपेमेंट किया, तो यहाँ पे 20 करोड़ का फिर भी कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा। फंड आ रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। चेक, दिक्कत ये है कि तुम्हें ये देखना है कि ये फंड्स बार बार सिर्फ बढ़ते नहीं रहने चाहिए, इसमें रीपेमेंट भी होने चाहिए। अभी इसको अंदर से कैसे एनालाइज करना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, वो अपन आगे देखेंगे, मतलब बोलते हैं ना, आज के दिन सब कुछ कवर नहीं करना है। वी जस्ट वांटेड टू गिव यू ओवरव्यू, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे टाइप के एंट्रीज आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे आते हैं। तो आई होप ये चीज सबको समझाओ कि बेसिक्स, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बोरिंग्स का लेन देन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट्स के बेचना या खरीदने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी का कोर एफिशिएंसी, मतलब कि नेट प्रॉफिट और कंपनी ने जो भी पैसे एक्चुअली भी कमाए या फिर गवाए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। आई होप इतना सबको समझाओ। फाइनेंसिंग शुड बी नेगेटिव, करेक्ट? यस, इफ इट इज नेगेटिव इट इज गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग, ओके। और अगर पॉजिटिव है तो कम होते जाना चाहिए अमाउंट, एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो ठीक है, कंपनी बोरोइंग्स लेती रहती है, लेकिन बोरोइंग्स मतलब मैंने डेट लिया, पर डेट रीपे करना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप सबको ये समझाओ, ये तीनों चीज समझाओ, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो इफ यस। चलो ठीक ओके। है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सीएफओ ओपन पैट, मतलब मेरे को ये चीज में कैश फ्लो अगर तुमने समझ ली, ठीक है, तो कैश फ्लो से क्या डिराइव करोगे तुम, तो एक छोटा सा रेशियो है दैट यू हैव टू चेक, ओके। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत पहले कंटेंट में बनाया था। सो दिस इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, कि मैंने मेरे कोर एफिशिएंसी बिजनेस से कितना कमाया, पैसा कमाया, कैश कमाया, ठीक है, मतलब कि एक्चुअली क्लाइंट से मेरे को पे किया है, मेरे बैंक अकाउंट में आया, ठीक है, दैट आई हैव टू देन डिवाइड बाय माय नेट प्रॉफिट। अभी ये मैं सिर्फ करंट ईयर का नहीं करूंगा, मैं लास्ट 10 साल का देखूंगा, ठीक है। 10 साल का क्यों देखूंगा, मेरे को समझ में आएगा ओवर द इयर्स कंपनी के क्लाइंट कितने एफिशिएंट है उनको पे बैक करने में। अगर मैं सपोज, एक एग्जांपल समझाता हूँ, सॉरी, एक ही चीज समझा देता हूँ। अगर आपने 100 करोड़ का सेल्स किया, 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 100 करोड़ का सेल्स किया, 30% कमाया उसमें प्रॉफिट, 30 आपने नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको। एवरीवन विल बी हैप्पी कि इसने नेट प्रॉफिट कमा लिया उस सेल से। ऐसा नहीं होता है। नेट प्रॉफिट के बाद उस 30 करोड़ का जो वैल्यू दिख रहा है, वो आपको कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ बताया कि 30 करोड़ का मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ है, तो पैसे भी तो आने चाहिए ना। अगर पैसे ही नहीं आए तो आप आगे अपना बिजनेस रन कैसे करोगे? आपको डेट लेना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। हेंस हम लोग ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर इसलिए इतना अच्छे से जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग को पीएनएल में ये दिखता है कि उसने नेट प्रॉफिट कमाया, 100 करोड़ के ऊपर 30 करोड़ उसने नेट प्रॉफिट कमाया, क्या उसका पैसा आया है कि नहीं, वो चीज समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आके ये चेक करते हैं कि वो 30 करोड़ रुपीज आया है कि नहीं।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब भी आप लास्ट 10 साल का ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड करते हो, ठीक है, और 10 साल का तुम नेट प्रॉफिट ऐड करते हो, ठीक है, क्यूमुलेटिव सीएफओ अपॉन क्यूमुलेटिव पैक, लास्ट 10 साल का जब तुम ऐड करते हो, तो तुम उसको डिवाइड करो और वो एक से ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब सीएफओ इज मोर देन नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब कि कंपनी के पास हेल्दी क्लाइंट्स है जो उनको 10 साल से अच्छे से पेमेंट दे रहे हैं। अभी अगर सपोज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ खराब क्लाइंट्स है, ठीक है, तो उसके अंदर एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके चेक करना पड़ता है कि कंपनी के पास रिसीवेबल्स है या नहीं। ये चीज मतलब ये जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ, दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच बेटर गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें हम लोग को फ्री कैश फ्लो निकालना होगा। ये देखो, कैश फ्लो का आज सिर्फ ओवरव्यू देना था, कैश फ्लो का आज पूरा अंदर से इनडेप्थ नहीं समझ रहे, ताकि अगर ये चीज तुम्हें बेसिक समझ में आ जाए कि कैश फ्लो के अंदर कैसे टाइप के एंट्रीज कवर होता है, एक सीएफओ अपन पैट क्या होता है और वो कितना आइडियल होना चाहिए, तो तुम इस चीज को अपने दिमाग में रजिस्टर कर लोगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जब भी अपन एफसीएफ या फिर ऐसे कुछ थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, तो तुम्हें ये रजिस्टर्ड होगा तुम्हारे दिमाग में कि ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये चीज को रख रहे हैं। फिर ऑफकोर्स इसके अंदर अपन डीप डाइव करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे पूरा नलीफाई होकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल रहा है। वी हैव इन डेप्थ, ओके, लेकिन आज के दिन फर्स्ट लेक्चर है, लेट्स कीप इट लाइट, ओके। तो वी जस्ट वांट टू से यहाँ पे जब भी तुम सीएफओ को पैट से डिवाइड करते हो लास्ट 10 ईयर्स का डेटा, तो तुम्हें समझ में आते हैं कंपनी के पास कितने एफिशिएंट क्लाइंट्स हैं जो उनको पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो इफ इट इज मोर देन वन, इट मींस द कंपनी हैज गुड कैश, ओके, मतलब कि कंपनी बार बार हर साल उनके जो भी क्लाइंट्स है वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे, या फिर उनको ये नहीं बोल रहे कि कल आना, परसों आना, संडे को आना, ठीक है। मतलब उनके क्लाइंट्स है एफिशिएंट है, ओके। Helps us understand the quality of the clients and their paying abilities. Okay. I hope ये चीज सबको समझाओ, पूरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी समझ गया हो। Okay. तो कंपनी पेज 100 उसने 100 करोड़ का लोन लिया है और 30 करोड़ उसने पे ऑफ कर दिया, तो 70 करोड़ उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव दिखे। Okay, so very good question कि how can ऑपरेटिंग प्रॉफिट बी मोर देन नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगेन अदर इनकम भी बहुत बारी कंसिडर होती है, और जो कैश आ रहा है मतलब कि कैश कहीं अलग अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है, कंपनी के पास वो रजिस्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कंसिडर होता है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमेशा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो भी आना चाहिए, उसके अलावा और चार जगह से पैसे आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए जितना नेट प्रॉफिट दिखाया तुमने, है ना। ये चीज है। ऑफ कोर्स अगेन वी आर टेलिंग के जो अंदर रहता है, बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं कि अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो रेशियोज रहते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, असेट्स के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, ये चीजें अपन समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आज के दिन आई वांटेड टू कीप इट लाइट, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ कैश फ्लो के अंदर कैसे टाइप के एंट्रीज आती है, उसके अंदर जो भी सीएफओ ओपन पार्ट रहता है, आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड, वेरी गुड दैट आई लव दैट पीपल हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज पहले से, जिसके अंदर वो लोग को कैश फ्लो के अंदर क्या क्या एंट्रीज होती है वो जानना है, ये जानना है। आई एम वेरी थ्रिल्ड, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत लोग ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ शायद रिप्लाईज नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और सब हाँ हाँ करेंगे, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल आर, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो आई होप तुम आज कुछ नया सीख के जा रहे हो, ठीक है, जिसमें तुम्हें इसमें एक नया, इसका एक अलग से लेक्चर होगा ऑब्वियसली कैश फ्लो का, जिसमें इन डेप्थ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है, बट फिलहाल आप एक बेसिक रेशियो टिक ऑफ तो कर दो। ओके। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वापस से एक बंदे ने डिमांड किया। आई आई डोंट नो, इसमें देखो ये चीज है कि इससे ये समझ में आता है कंपनी के पास कितना अच्छा यू नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है टू बी एबल टू पे ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ माल मसाला मतलब कि प्रॉफिट बचना चाहिए, ताकि वो अपना डेट भी रीपे कर पाए और एक्सपेंशन पे भी ध्यान दे पाए, ठीक है। अगर आपका 150 करोड़ का सेल्स अपना 150 करोड़ का प्रॉफिट है, 50 करोड़ अगर आपका इंटरेस्ट पे ऑफ होता है, मतलब 50 करोड़ आप ब्याज भर देते हो, 100 करोड़ बच गया ना, जिसमें यू कैन ऑब्वियसली डू दिस, पे ऑफ द डेट एंड एवरीथिंग, डिविडेंड डिक्लेयर करना वो सब कर सकते हो, रिजर्व्स में ऐड करना है कर सकते हो, शेयर होल्डर्स को और कुछ प्रोवाइड करना कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट ही कम है तो आप इंटरेस्ट भरोगे तो फिर आगे करोगे क्या, दैट्स सिंपल थिंग। ओके, सो आई थिंक टुडेस We are done. फर्स्ट लेक्चर अपन ने जो भी अपने पोर्शन कवर करना था, वी हैव डन अ लॉट, एंड आई थिंक पहले दिन के दिन है, दिस वाज समथिंग वी लव्ड। वी होप तुम्हें भी मजा आया हो ये सब सीखने को, तुम्हें भी मजा आया हो ये सब समझने के ना। आजकल सिर्फ पहले लोग स्टॉक की बात करते हैं, लेकिन स्टॉक के पीछे का रिस्क फैक्टर्स भी समझते हैं, डेट कितना है कंपनी के पास, इंटरेस्ट बढ़ सकता है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कर रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसा है,
ये सब सही समझते हैं। देखो समरी दे रहा हूँ अभी देखा जाए तो कि सेल्स ग्रोथ के कंपनी कंपनी के अंदर दो टाइप के सेल्स ग्रोथ होते हैं, वो सबको पता ही नहीं होता है। सब ऊपर से सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 3 साल में कितना सेल्स ग्रोथ हुआ। सेल्स ग्रोथ प्राइस बेस्ड होता है, वॉल्यूम बेस्ड होता है, ये चीज हमने समझा। प्रॉफिट ग्रोथ में ओपीएम एनपीएम होता है, यानी कि सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं होता है, दो टाइप के प्रॉफिट होता है कंपनी में। किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अदर इनकम को कैसे नेविगेट करना है, वी अंडरस्टूड दैट। ओके, आई अपन ने होप डेट टू इक्विटी की समझा। डेट टू इक्विटी में कंपनी के ऊपर इतना डेट नहीं होना चाहिए कि वो पे ऑफ ही नहीं कर पाए। एक्सपांशन मोड में भी है कंपनी, तो फिर कितना आइडियल डेट होना चाहिए कंपनी के पास, वो समझा। डेट टू इक्विटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझा। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छोटा भाई था डेट का अपन ने, जिसमें समझा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा होना चाहिए कि इंटरेस्ट भरने के बाद भी कंपनी के पास काफी कुछ माल मसाला बचना चाहिए। एंड उसके अलावा यू कैन से कंपनी के पास इतना प्रॉफिट हो जिससे वो डिविडेंड दे, उसको लोन लेके डिविडेंड नहीं देना पड़े, वो चीजें समझी अपन ने। इट शुड बी मोर देन 3 आइडियली एटलीस्ट। अगेन वी ऑल्सो अंडरस्टूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी में कैसे टाइप के कैश अंदर आता है, कैसे कैश बाहर जाता है, किस चीज के ऊपर क्या फोकस रहता है, सो दैट यू कैन ओके एनालाइज इट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीएफओ अपन पार्ट समझा अपन ने, लास्ट 10 साल का कंपेयर करते हैं तो क्लाइंट की क्वालिटी का समझ में आता है, एक से ज्यादा होना चाहिए, जो भी तुम डिवाइड करो नंबर आए। We have completed today's first session, and I hope you all loved it. You all understood something, learned something new about fundamentals. एक चीज Okay, बता देता हूँ बिफोर एवरीवन गेट्स बैक टू मार्केट एंड एवरीथिंग। दिस लेक्चर वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल्स। आगे जाके अगर आपको ये जो of सारी course, more चीजें हैं sessions तो coming. कवर करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये कंपनी के बारे में और हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, देयर विल बी वैल्यूएशन एनालिसिस, देयर विल बी मैनेजमेंट एनालिसिस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको समझ आता है कि कंपनी को हाँ, फंडामेंटली कैसे देखना है। बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालाइज करना होता है, फिर कौन कॉल्स कैसे पढ़ना होता है, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना होता है, बहुत कुछ है। मतलब फंडामेंटल्स इज एन ओशन। ओके, वी आर गोइंग टू स्विम थ्रू एवरीथिंग। ओके, इट इज नॉट दैट हार्ड, इट इज जस्ट यू हैव टू नेविगेट योरसेल्फ इनटू अ माइंड कि तुम खुद का बिजनेस चला रहे हो। ठीक है, आई होप ये ओके, चीज सबको समझाओ। एंड अपने इंस्टा आईडी दे दे भाई। इट्स ओके, हार्डी एंड किशन @HardyandKishan। हार्दिक।